बच्चों ये सीक्वेंस एंड सीरीज का लेक्चर नंबर 3 है आज। तो प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था एपी के बारे में, है ना। एपी में कुछ क्वेश्चंस का चर्चाएं हमने किया था। जैसे अगर बात करें तो इस लेक्चर में हम और भी कुछ प्रॉपर्टीज और भी कई सारी बातें, कुछ क्वेश्चंस को डील करना देखेंगे, है ना। उसका एप्लीकेशन देखेंगे कि जो nth टर्म है और सम का जो फॉर्मूला है, सम अप टू n टर्म्स का जो फॉर्मूला है, उसका एप्लीकेशन हम इस टॉपिक के अंदर देखने वाले हैं। ठीक बात है क्या बच्चों? तो चलिए स्टार्ट किया जाए विदाउट एनी डिले विथ अ क्वेश्चन। आई एम स्टार्टिंग दिस लेक्चर। एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। एज फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि इफ log of 2 base of 3 log of 3 और ये log of 2 की पावर x माइनस ऑफ 5 टू द बेस में 3 और फिर उसके बाद log ऑफ नंबर जो है 2 की पावर x माइनस 7/2 और बेस में 3, ये आर इन एपी है। एपी में है अगर तो हमें वैल्यू निकालना है डिटरमाइन x। ठीक बात है। चलिए आप इसको स्टार्ट हो जाए करना, है कि नहीं। बहुत ही छोटा सा प्रॉब्लम है, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। आप आंसर निकालिए, क्या आता है आपका आंसर, फिर आप सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है बच्चों। तो एक बात हम और बताना चाहेंगे यहाँ पे, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर कहीं पे भी ये अगर लिखा रहे, सॉल्यूशन से पहले हम कुछ चीजें क्लेरिफाई कर देते हैं कि अगर इफ 3 नंबर, इफ a, b, c, a, b एंड c आर इन एपी, है कि नहीं, आर इन एपी है, अगर ये एपी में है तो देन एक रिलेशन होल्ड करेगा, देन एक रिलेशन टू बी इक्वल टू दैट विल बी a प्लस ऑफ c, है कि नहीं। टू बी इक्वल टू a प्लस ऑफ c आएगा, है कि नहीं। ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो इस प्रकार से हम इसको अगर डील करें तो कैसे करेंगे, इसको a मान लें, इसको b मान लें और इसको c मान लें, तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो लेट अस फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो वही हम अप्लाई करने वाले हैं कि ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो चलिए ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म दैट इज क्या हो जाएगा, log ऑफ दिस इज 2 raised to power of x minus of 5 base of 3, this is equal to sum of first and last term log of 2 base 3 plus this is log of 3 बेस में 3 है और ये 2 की पावर x माइनस ऑफ 7/2 है। अब यहाँ पे बेस 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 सब जगह सेम है, तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, ये इधर कूद के जाएगा तो ये हो जाएगा दिस इज 2 की पावर ऑफ x माइनस ऑफ 5 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा और बेस बेस यहाँ पे भी दोनों तरफ सेम आ जाएगा। दैट्स वाई लॉग का जो काम है वो खत्म हो जाएगा। तो दैट विल बी 2 टाइम्स 2 की पावर ऑफ x माइनस ऑफ 7/2। क्या यही आएगा निकल के? ठीक ठीक बात है कि अब इसको हमें सॉल्व करना है। एक सिंपल सा एक इक्वेशन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो लेट अस सॉल्व दिस। कैसे सॉल्व करते हैं ये चीज देखना होगा। चलिए अब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं, इसमें जो 2 की पावर x है, 2 की पावर x को यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट 2 की पावर ऑफ x दिस इज इक्वल टू टी है ना। तो ये हो जाएगा t माइनस ऑफ 5, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ दिस इज 2 टाइम्स और दिस इज t माइनस ऑफ 7/2 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर देखें तो ये टी स्क्वायर प्लस ऑफ 25 माइनस ऑफ 10t दिस इज इक्वल टू 2t माइनस ऑफ 7, है कि नहीं। इसको अगर इस तरफ लेके आएंगे तो क्या दिखेगा, तो हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस ऑफ 10t और बाकी यहाँ से 2t भी आएगा, तो चलिए माइनस ऑफ 2t कर देते हैं और यहाँ पे 25 प्लस ऑफ 7, तो दिस इज 25 प्लस ऑफ 7 इक्वल टू 0। तो अब ये इक्वेशन बन गया टी स्क्वायर माइनस ऑफ 12t और प्लस ऑफ दिस इज 32 इक्वल टू 0। क्या ये फैक्टराइज हो सकता है? बिल्कुल। तो इसका फैक्टराइजेशन t माइनस ऑफ 4 इंटू दिस इज t माइनस ऑफ 8, t माइनस ऑफ 8 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t का दो वैल्यू आएगा, एक t इक्वल टू 4 एंड एक t इक्वल टू क्या आएगा, 8 आएगा। इज दैट क्लियर? अब ये जो दो वैल्यू आया है, t हमने माना किसको था, 2 की पावर x को t माना था। तो यहाँ से जो निकल के आया है दिस इज 2 की पावर x इक्वल टू या तो 4 होगा या ऐसा होगा 2 की पावर x इक्वल टू 8 होगा। तो यहाँ से जो x का वैल्यू है ये 2 होगा और यहाँ से जो x का वैल्यू है ये 3 आएगा निकल के। सही बात है कि नहीं? तो x इक्वल टू 2 और 3। अब समझिएगा इसमें क्या है, क्या हमारा दोनों आंसर होगा
या या एक ही आंसर होगा, है कि नहीं। तो देखते हैं एक्स का जो वैल्यू 2 निकल के आया और फिर एक्स का वैल्यू क्या निकल के आया, 3 निकल के आया। तो हमें डोमेन को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। इसमें तो कोई पंगा नहीं है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल नहीं है। यहाँ पे एक्स का वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं, देखिएगा ध्यान से, एक्स का वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो 2 की पावर 4 माइनस ऑफ 5, दिस विल बी ए निगेटिव नंबर, दैट्स व्हाई एट एक्स इक्वल टू 2 दिस विल बी ए निगेटिव, है कि नहीं। एट एक्स इक्वल टू 2 की पावर x माइनस ऑफ 5 इज लेस देन 0, तो दैट्स व्हाई x इक्वल टू 2 क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। 3 पे क्या सेटिस्फाइड है, तो सर ये भी पॉजिटिव आ रहा है, क्या ये पॉजिटिव आ रहा है, ये आएगा 8 माइनस ऑफ 7/2, दिस इज ऑलरेडी ए पॉजिटिव नंबर। तो इसका मतलब x इक्वल टू 3 क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो आंसर में क्या होगा, आंसर में ये 2 रिजेक्ट हो जाएगा और x इक्वल टू 3 आंसर हो जाएगा। तो x इक्वल टू 3 दिस इज द आंसर, है कि नहीं। तो बहुत ही एक छोटा सा प्रॉब्लम था जिसको हमने ध्यान से किया है। और इसमें एक्चुअली सावधानी रखना होता है क्या है कि हम सॉल्व तो करते हैं लेकिन सॉल्व करते वक्त छोटी छोटी बातों को अगर हम नेग्लेक्ट कर देते हैं तो वहीं पे समस्या पैदा हो जाता है और फिर हम गलती कर बैठते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक और क्वेश्चन हम करते हैं, जैसे अगर इस तरीके से क्वेश्चन करें, क्वेश्चन दिया हुआ है, दिस इज एज फॉर एग्जाम्पल, सॉल्व दिस इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन लाइक दिस, x माइनस ऑफ 1/x, फिर x माइनस ऑफ 2/x, फिर है ये ऐसे करके चल रहा है x माइनस ऑफ 3/x, और ऐसे चलते चलते लास्ट में 1/x है और दिस इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है कि नहीं। तो अब यहाँ पे x का क्या वैल्यू होगा, सॉल्व करने का मतलब यह है कि रियल वैल्यू ऑफ x दैट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, है ना। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला x का रियल वैल्यू क्या होगा। तो चलिए बच्चों आप एक बार ट्राई करके देखिए, फिर क्या होता है, किस तरीके से आप अटेम्प्ट करते हो, दैट विल मैटर, है कि नहीं। तो चलिए आप एक बार कोशिश करके देखिए कि क्या आप सोचते हो, क्या करते हो। चलिए ठीक है बच्चों, तो आपने सॉल्व किया होगा, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, सॉल्यूशन देखिए आप। सॉल्यूशन अगर हम इसमें देखना चालू करेंगे, समझने का अगर प्रयास करें तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है, x/x अगर सेपरेट कर दे, हर टर्म को अगर अलग अलग कर दे, सेपरेट कर दे, तो हमें ये चीज दिखाई देगा, कुछ तो अच्छी बातें इसमें दिखाई देंगी। तो देखिए यहाँ से ध्यान से देखिए, लास्ट टर्म क्या है इसका, 1/x है। तो लास्ट टर्म के बारे में थोड़ा सा अगर विचार बनाए तो ये लास्ट टर्म हमें क्या दिखेगा, जिससे कि यहाँ पे ऊपर 1 आ जाए, तो इसका मतलब ऐसा दिखना चाहिए, देखिए ध्यान से, x माइनस 1/x प्लस दिस इज x माइनस 2/x, और ऐसे ये चल रहा है x माइनस ऑफ 3/x, और ये जो 1 है तो दिस विल बी x माइनस ऑफ x माइनस 1/x। इसका मतलब ये जो सीरीज है 1 2 3 अप टू कहां तक चलेगा, ये x माइनस 1 तक चलेगा। अगर इसको अलग अलग सेपरेट कर लिया जाए तो देखिए ध्यान से देखिए, अगर सेपरेट करेंगे तो ये हमें क्या दिखाई देगा, 1 माइनस 1/x, फिर दूसरे वाले में भी सेपरेट करेंगे तो 1 माइनस क्या दिखेगा, 2/x, फिर तीसरे वाले में सेपरेट करेंगे तो 1 माइनस दिस विल बी 3/x, और ऐसे ही चलता जाएगा 1 माइनस ऑफ x माइनस 1/x है। इज दैट क्लियर है। अब सारे टर्म से अब इक्वल टू 3 है, इक्वेशन में इक्वल टू 3 भी लिखते हैं। चलिए अब सारे टर्म्स में अगर देखें ध्यान से तो यहाँ पे 1 1 1 और यहाँ पे भी 1 आ रहा है। 1 कितनी बार आएगा, तो जितनी बार ये टर्म चल रहा होगा, मतलब 1 2 3 यहाँ से x माइनस 1 है, तो इसका तो x माइनस 1 टाइम्स 1 आएगा। तो इसका मतलब यह है कि 1 इंटू दिस इज x माइनस ऑफ 1 हो जाएगा, फिर माइनस टाइम्स, अब यहाँ से 1 2 3 कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू ये कहाँ तक है, x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई दिस इज x इक्वल टू 3 है। सही बात है क्या, सत्य वचन है, बिल्कुल सर सत्य वचन है। अब यहाँ से ये जो एक क्या है, एपी सीरीज है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। तो अब यहाँ पे x माइनस 1 है लास्ट टर्म, तो n की जगह x माइनस 1 रखेंगे तो ये टर्म जो है इसका सम आ जाएगा, दिस विल बी x माइनस 1 माइनस टाइम्स दिस सम विल बी n इंटू n माइनस ऑफ 1/2, तो दैट विल बी x इंटू x माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई ये 2 आएगा, दिस इज इक्वल टू क्या है, ये 3 है। इज दैट क्लियर। हमने बहुत ही सिंपल तरीके से, और डिवाइडेड बाय x भी था, x x यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, सही बात है। अब यहाँ पे इस दोनों का अगर डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस क्या आएगा निकल के, दिस विल बी x माइनस ऑफ 1/2 दिस इज इक्वल टू 3,
तो यहाँ से जो x इक्वल टू आ गया, x इक्वल टू कितना आ गया 7 आ गया, इधर जाएगा 6, 6 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 7। तो x इक्वल टू 7। अब ऐसा तो नहीं है कोई डोमेन का लोचा लफड़ा, हाँ यहाँ पे एक ही बात था, x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि नीचे वाला क्वांटिटी अगर डिफाइंड रहने के लिए x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो वैसे भी सॉल्यूशन में x इज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो बहुत ही एक सिंपल सा प्रॉब्लम था जिसको हमने डील किया है। तो जितना रिजल्ट्स आपको बताए गए, रिमेंबर ऑल द रिजल्ट्स, ठीक है, सारे रिजल्ट्स को आप याद रखते हैं तो आपके मतलब काफी इजी हो जाता है, फिर हमारे लिए प्रॉब्लम को सोचना और करना हमारे लिए काफी इजी हो जाता है। ठीक बात है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरीके से, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल में ये दिया हुआ है, इफ a1 कॉमा a2 कॉमा a3 कॉमा a4 अप टू an आर इन AP, ठीक है, आर इन AP, एक AP में दिया हुआ है आर इन AP, ठीक है, विथ कॉमन डिफरेंस D, विथ कॉमन डिफरेंस D नॉट इक्वल टू 0, सही है। Then find the sum of series, then find the sum of series, then find the sum of series, then find the sum of series। सीरीज ये लिखा हुआ है, this is sin of D into this is cosec of a1 into cosec of a2, और फिर प्लस ये लिखा हुआ अगला टर्म, this is cosec of a2 into this is cosec of a3, और ऐसे करके ये चल रहा है, और लास्ट टर्म है दिस इज cosec of an माइनस ऑफ 1 into दिस इज cosec of an। ये इस तरीके का टर्म है कि नहीं? अब यहां से अगर हम देखें तो यहाँ पे बोला जा रहा है a1 a2 a3 अप टू an r in AP विथ कॉमन डिफरेंस क्या है इसका, D है, कॉमन डिफरेंस D नॉट इक्वल टू 0 है। देन फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज, इस सीरीज का सम एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में देना है आपका, कि इस सीरीज को अगर ऐड करेंगे तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या आंसर आना चाहिए। तो एक बार आप ट्राई करिए, थोड़ा सा इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी इन्वॉल्व है, लेकिन क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है ये। ठीक बात है, आप एक बार वीडियो पॉज करिए, अटेम्प्ट करिए, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करिए, तो ही अच्छा होगा आपके लिए। सही बात है कि नहीं? हाँ तो बच्चों आपने अटेम्प्ट किया होगा, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। अगर नहीं किया है तो आप सॉल्यूशन जरूर देखें, है कि नहीं? तो चलिए इसका जो सॉल्यूशन देखते हैं। अब सॉल्यूशन क्या है, सिंपल सा सॉल्यूशन है। देखिए साइन डी को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर ले, है कि नहीं, चाहे ना भी करें, तो यहाँ पे ये जो टर्म है ये कोसेक है, a1 a2 लिखा हुआ है, फिर a2 a3 लगातार टर्म्स है, तो लगातार टर्म्स में कुछ तो बात होती है, तो उसी बात का हम एक्चुअली यूज करने वाले हैं, है कि नहीं? तो ये जो सीरीज है, दिस सीरीज इज s इज इक्वल टू, यह है साइन ऑफ d इनटू दिस इज अपॉन मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नीचे में ले आते हैं सारे टर्म्स को, तो दिस विल बी साइन ऑफ a1 इनटू दिस इज साइन ऑफ a2, फिर प्लस ये हो जाएगा साइन ऑफ d, और फिर नीचे हो जाएगा साइन ऑफ a2 इनटू दिस इज साइन ऑफ a3 हो जाएगा, फिर ऐसे चलेगा, और फिर ये साइन ऑफ d हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, साइन ऑफ an माइनस 1 इंटू दिस इज साइन ऑफ an आएगा। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे ये जो टर्म है साइन d जो लिखा है ऊपर में, ये पहला टर्म है, t1 को हम सिंप्लीफाई करके दिखाते हैं। मान लीजिए ये t2 है, और इसी प्रकार से ये लास्ट टर्म क्या है, दिस इज tn है कि नहीं, tn टर्म है। अब यहाँ पे कितने टर्म है, दिस इज 1 2 3 से चल रहा है, अच्छा ये tn माइनस 1 तक ही जा रहा है, tn तक नहीं जा रहा है कि नहीं? तो कोई बात नहीं है। अब इसको अगर 1 बोल रहे हैं, इसको देख के, तो इसका मतलब ये tn माइनस 1 होना चाहिए, ठीक है। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये कैसा दिखेगा, पहले ये t1 के बारे में विचार करते हैं। तो t1 ऊपर में जो साइन d है, इस d को हमें क्या लिखना चाहिए, क्या डिफरेंस के फॉर्म में लिखना चाहिए? तो ये अगर लिखेंगे तो साइन ऑफ क्या हो जाएगा, दिस इज a2 माइनस ऑफ a1 अपॉन नीचे हो जाएगा दिस इज साइन ऑफ a1 इंटू दिस इज साइन ऑफ a2 हो जाएगा।
इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, तो फॉर्मूला लगाएंगे तो दिस विल बी साइन ऑफ क्या हो जाएगा A2 इंटू कॉस ऑफ A1 माइनस कॉस ऑफ क्या हो जाएगा A2 इंटू दिस इज साइन ऑफ क्या होगा A1 होगा, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा साइन ऑफ A1 इंटू दिस इज साइन ऑफ क्या हो जाएगा A2 हो जाएगा। सत्य वचन है। अब यहाँ से अगर डिवाइड कर दे अलग अलग जैसे हम डिवाइड करेंगे, साइन से साइन कैंसिल होगा, कॉस बाई साइन कॉट आएगा, तो दिस विल बी कॉट ऑफ A1 माइनस, अब यहाँ पे देखिए ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, दिस इज कॉट ऑफ A2 आएगा। तो पहला वाला टर्म जैसे सिंप्लीफाई हुआ है, इन द सिमिलर मैनर क्या दूसरा टर्म भी सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम अगले पेज पे करते हैं, कॉट ऑफ A1 माइनस कॉट ऑफ A2। हाँ, तो देखिए यहाँ पे जो T1 था, T1 क्या है, दिस इज कॉट ऑफ A1 माइनस दिस इज कॉट ऑफ A2 है। फिर सिमिलरली T2 क्या हो जाएगा, कॉट ऑफ दिस विल बी T2 विल बी कॉट ऑफ क्या हो जाएगा A2 माइनस कॉट ऑफ A3 हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसी प्रकार से T3 अगर लिखेंगे तो क्या होगा, कॉट ऑफ दिस इज A3 माइनस कॉट ऑफ A4 हो जाएगा। इसी प्रकार से लास्ट टर्म Tn माइनस 1 जो था, दिस इज कॉट ऑफ क्या हो जाएगा, 3 है तो 3 है, an माइनस ऑफ 1 माइनस दिस इज कॉट ऑफ an आएगा, सही है। अब इसमें अगर देखें तो टर्म्स आपस में कैंसिल आउट होने लग जाएगा। तो कैंसिल आउट कैसे हो रहा है, देखिए ध्यान से, ये टर्म इससे कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हुआ, फिर लास्ट में ये वाला टर्म इससे कैंसिल होगा। तो सबका सम अगर निकालेंगे तो दिस इज Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3, दिस इज द सम Sn। अब यहाँ से सम S सीरीज का सम निकल के आ गया। अब यहाँ से जो बच गया है, दिस इज कॉट ऑफ क्या है A1 माइनस दिस इज कॉट ऑफ क्या आ गया An आ गया। इज दैट क्लियर। तो यही अपना सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर होगा, ठीक बात है क्या। तो इस तरीके से क्या है, अब इसी आंसर को लिखना चाहे तो और भी सिंपल तरीके से भी अलग अलग तरीके से, मतलब कॉस साइन में चेंज करके फिर से फॉर्मूला बना के कुछ भी लिखा जा सकता है, कहने का मतलब ये है। तो आप इससे बिल्कुल घबराए ना, देखिए जैसे मैं करके बताऊं इसमें कैसे दिख सकता है ये आंसर, और भी दूसरे तरीके, क्योंकि मोर देन वन करेक्ट भी आंसर होते हैं कई बार। तो यहाँ पे ये दिखेगा कॉस ऑफ क्या दिखेगा, दिस इज कॉस ऑफ A1 अपॉन दिस इज साइन ऑफ A1, और फिर माइनस दिस इज व्हाट कॉस ऑफ An अपॉन दिस इज साइन ऑफ An दिखेगा। अब ये इधर जाएगा तो क्या दिखेगा, दिस इज साइन ऑफ An into this is cos of A1 minus cos of An into this is sin of A1 अपॉन नीचे हो जाएगा sin of A1 into this is sin of An आएगा, है कि नहीं। अब देखिए ध्यान से, sin है cos भी माइनस cos है sin भी, तो ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला बन जाएगा sin of An माइनस ऑफ A1 अपॉन नीचे हो जाएगा दिस इज sin of A1 into this is sin of क्या हो जाएगा An होगा। अब ये nth टर्म जो है दिस इज क्या हो जाएगा साइन ऑफ An, मतलब A1 प्लस ऑफ n माइनस ऑफ 1 इंटू डी माइनस ऑफ A1 अपॉन नीचे हो जाएगा क्या, दिस इज साइन ऑफ A1 इंटू दिस इज साइन ऑफ An हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार से हमें A1 से A1 कैंसिल होगा, तो इस रूप में भी आंसर दिख सकता है, मतलब ऐसा करके आंसर दिख सकता है, साइन ऑफ n माइनस 1 इंटू डी इंटू दिस इज क्या दिखेगा, कोसेक ऑफ A1 इंटू दिस इज कोसेक ऑफ An। तो इस रूप में भी एक ऑप्शन बना सकते हैं, इस रूप में भी एक ऑप्शन बना सकते हैं। वो तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या पूछना चाह रहा है, क्या जानना चाह रहा है। तो इसलिए क्या है कि कई बार क्या होता है, हमें आंसर निकालने के बाद भी कई बार उसमें मैनिपुलेशन करना होता है, और फिर तब जाके हमें फाइनल आंसर तक हम पहुंच पाते हैं, सही रूप से पहुंच पाते हैं। सत्य वचन है कि नहीं है। तो चलिए कुछ बातें और हम डिस्कशन करेंगे, जैसे एपी में, जैसे अगर एक छोटा सा क्वेश्चन करे कि इफ, लिखते हैं क्वेश्चन को, सिंपल सा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखते हैं। हाँ, तो एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। छोटा सा क्वेश्चन ये है कि दैट इज, इट इज गिवन दैट कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज, ये सीरीज लिखा हुआ है, दिस इज 20 प्लस दिस इज 19 एंड 1/3 प्लस दिस इज 18 एंड दिस इज 2/3,
और ऐसे ही करके चल रहा है, ठीक है। मस्ट बी टेकन so that the sum is 300, अब इसमें यह है कि एक्सप्लेन द डबल आंसर, इसमें दो आंसर आएगा, एक्सप्लेन द डबल आंसर आल्सो। चलिए अब एक बार इसको अटेम्प्ट करिए, कोशिश करिए कि एक सीरीज दिया हुआ है, इसमें टर्म्स का कितने टर्म्स का एडिशन करें कि सम जो होना चाहिए ये 300 के इक्वल आए। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन क्लियर है क्या? क्वेश्चन पहले समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इसमें फाइंड आउट करना है, एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आपका दो आंसर आएगा निकल के, और दो आंसर क्यों आ रहा है निकल के, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो आप वीडियो पॉज करिए और इसको अटेम्प्ट करिए, आंसर निकालिए, अच्छा लगेगा आपको, बेहतर लगेगा। ठीक बात है बच्चों, आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा, वेल एंड गुड। नहीं किया हो तो कोई बात नहीं, देखते हैं अब इसका सॉल्यूशन। लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। इसका सॉल्यूशन अगर करेंगे तो देखिए क्या है कि ये जो सीरीज है एस इक्वल टू, ये क्या लिखा है 20 प्लस दिस इज 19 प्लस ऑफ 1/3 है, फिर अगला टर्म क्या है 18 प्लस ऑफ 2/3 है। इसी प्रकार से ये सीरीज चल रहा है। तो पहले तो हमें ये ऑब्जर्व करना है कि एपी सीरीज तो नहीं बन रहा है कहीं, जो अभी हमने पढ़ा है। तो इसका डिफरेंस देखते हैं, इसका डिफरेंस क्या आएगा, दिस माइनस ऑफ दिस। तो कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 19 माइनस 20 इज -1 और प्लस ऑफ 1/3, तो कितना आ गया माइनस ऑफ 3 प्लस ऑफ 1 दैट इज माइनस ऑफ 2/3 आ गया। फिर इसका डिफरेंस देखते हैं, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 18 माइनस 19 दैट इज व्हाट माइनस ऑफ 1 और 2/3 माइनस ऑफ 1/3 प्लस ऑफ 1/3 इज अगेन माइनस ऑफ 2/3। मतलब कॉमन डिफरेंस प्रत्येक टर्म का, लगातार टर्म्स जो है उसके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है। इसका मतलब दिस सीरीज है एपी सीरीज, है कि नहीं? तो ये एपी सीरीज है, एपी सीरीज है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है a इक्वल टू 20 है। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू माइनस ऑफ 2/3 आ गया, है कि नहीं? अब Sn का फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो Sn का फॉर्मूला क्या है, ये n/2 और फिर ये 2a प्लस ऑफ दिस इज n-1 इंटू डी, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम इज इक्वल टू 300 हो जाएगा, है कि नहीं? अब यहाँ से a का वैल्यू रखते हैं, फिर उसके बाद d का भी वैल्यू रखते हैं, तो ये इक्वेशन हो जाएगा n/2। दिस इज a का वैल्यू कितना है, दिस इज 40 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू है माइनस ऑफ 2/3 है, सही है। दिस इज इक्वल टू 300 है कि नहीं? अब समझिए बात को क्या है, इसमें 2 से अगर डिवाइड कर ले हम, तो 2 से जैसे हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 से जैसे हम डिवाइड करेंगे तो दिस विल कम लाइक, 2 से डिवाइड करने पे n इंटू दिस इज 20, और 2 से जैसे यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 1/3 एंड दिस इज n-1 इक्वल टू कितना है, दिस इज 300 है, सही है। बाकी और कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो चलिए इसका कैलकुलेशन फर्दर और देखते हैं। तो ये क्या होगा, जैसे जिस प्रकार से इंफॉर्मेशन गिवन है बस कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। अब यहाँ से देखिए क्या है, इस 20 से इस 3 को पहले हटा लेते 3 से, तो दिस इज व्हाट n इंटू दिस इज कितना हो जाएगा 60 माइनस ये n प्लस ऑफ 1 हो जाएगा, माइनस n प्लस ऑफ 1 और दिस इज 3 नीचे रहेगा, इसको उधर भेज देंगे तो दिस विल बी 900 सत्य वचन है। अब यहाँ से n को अगर ये 60 प्लस ऑफ 1 61 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 61n माइनस ऑफ n स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 900। तो सबको अगर एक तरफ ले ले तो n स्क्वायर माइनस ऑफ 61n और फिर प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, और प्लस ऑफ 900, दिस इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, है कि नहीं? अब यहाँ पे ये जो टर्म है इसको हमें फैक्टराइज करने की आवश्यकता है। ऐसे फैक्टराइज करें जिससे कि सम क्या आ जाए 61 आ जाए और प्रोडक्ट कितना आ जाए, ये आ जाए 900 आए। तो देखिए 900 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे करते हैं 900 को कैसे ब्रेक करेंगे, दिस इज 9 इंटू 100, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है, छोटा करते हैं थोड़ा सा। तो ये इधर 9 इंटू इसमें से 4 अगर निकाल ले तो 4 निकाल लेंगे तो इधर 25 बचेगा, तो दिस इज एंड दिस इज ये 36 और ये दिस इज 25, 36 प्लस 25 क्या ये 61 आ रहा है, हाँ सर। तो इसका मतलब ये n माइनस ऑफ 36 इंटू n माइनस ऑफ 25 दिस इज इक्वल टू 0 आएगा, है कि नहीं?
तो यहाँ से n का 2 वैल्यू आ गया, n इक्वल टू 36 और n का वैल्यू कितना आ गया 25 आ गया। तो n का वैल्यू 36 और n का वैल्यू 25। अब ये दो आंसर क्यों आ रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है कि नहीं? लॉजिक है, आप सोच पा रहे हो तो बहुत अच्छा, नहीं सोच पा रहे हो तो कोई बात नहीं। देखिए एक्चुअली ये सीरीज डिक्रीजिंग था, डिक्रीजिंग नेचर का सीरीज अगर होगा और टर्म्स पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ हो, पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ और निगेटिव की तरफ जा रहा हो, तो ऐसा हो सकता है कि n के दो वैल्यू पे सम सेम आ जाए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे H4 एक बहुत ही छोटा एग्जांपल लेते हैं। जैसे बहुत ही छोटा सा एग्जांपल एक मैं कंसीडर करना चाहूंगा कि -3 -2 -1, अब जैसे 0 है ये 1 है ना। यहाँ से बस यही सीरीज देखिए, पहले एपी सीरीज है कि नहीं? हाँ सर 1 1 ऐड किए, ठीक है, सब सारा टर्म मिल रहा है, कॉमन डिफरेंस 1 है, फर्स्ट टर्म ये है। तो निगेटिव से स्टार्ट हुआ, सही है, और पॉजिटिव में जा रहा है। पॉजिटिव से अगर स्टार्ट होता और निगेटिव में जा रहा होता तो भी ऐसा बात होता, वहां पे होल्ड करता। देखिए क्या है कि इसमें अगर शुरुआत के दो टर्म्स का सम करते S2 तो कितना आता, -5 आता है कि नहीं? और इसमें अगर हम 1 2 3 4 5 टर्म का सम अगर करें, S5 करें तो वो कितना आएगा? देखिए सारे टर्म्स का एडिशन कर लो ऐसे ही, तो एडिशन करेंगे तो 1 और -1 क्या होगा, कैंसिल आउट हो रहा है, और ये इधर 0 आ गया, अभी भी सम -5 ही आ रहा है। तो ये वहां पे हो सकता है जहां पे निगेटिव से टर्म स्टार्ट हो, पॉजिटिव में जाए, है ना, इंक्रीजिंग सीरीज हो या डिक्रीजिंग हो, तो दोनों में हो सकता है ये बातें। जैसे अगर बात करें, अगर कोई सीरीज इस टाइप का होता, जैसे मान लीजिए ऐसा होता, जैसे पॉजिटिव से अगर मान लीजिए स्टार्ट हुआ हो, पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ हो, लेट्स सपोज 6 से स्टार्ट हुआ हो, 6 4, फिर आया 2, फिर क्या आएगा नेक्स्ट 0 आएगा, फिर क्या आएगा -2 आएगा। इस तरीके से बहुत सारे टर्म आएंगे। और भी पीछे से स्टार्ट होना हो तो पीछे से और पीछे से स्टार्ट हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये 8 ले लीजिए, है कि नहीं? अब यहाँ पे भी एक सीरीज है, डिक्रीजिंग टाइप का सीरीज है, इसमें भी आप देखिए, यहाँ से 3 टर्म का सम करके देखो, S3 कितना आएगा, S3 का सम कितना आएगा? तो सर ये 8 6 14 4 18 आ गया, सही है, ठीक है। और 1 2 3 4 5 6, S6 का सम कितना आएगा? तो S6 का सम करेंगे, ये और ये टर्म कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं? तो कैंसिल आउट हो रहा है, इसका मतलब अभी भी 18 ही आएगा। इसका मतलब ये है कि 0 के अराउंड जितने टर्म पीछे पॉजिटिव में है उतने टर्म उधर निगेटिव में आ रहा है, दैट्स वाई ऐसा हो रहा है। तो इसीलिए इसमें भी ऐसा ही हो रहा होगा आगे चल के। जो गिवन सीरीज है वो क्या हो रहा है, पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है, कॉमन डिफरेंस निगेटिव है, और जैसे जैसे आगे की तरफ हम बढ़ेंगे क्या होगा, ऐसा सीन हमें मिलने लग जाएगा, कुछ निगेटिव टर्म कुछ पॉजिटिव टर्म आपस में ये सब क्या होगा, कैंसिल आउट होकर सम पे कोई फर्क नहीं देगा। इसीलिए हमें दो n के वैल्यू के लिए सम सेम मिल सकता है। सही बात है कि नहीं? क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा जरूरी है कि व्हाट इज द मेन कॉन्सेप्ट बीइंग यूज्ड हियर। इज दैट क्लियर? ठीक है बच्चों, नाउ नेक्स्ट, अब देखिए कुछ क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ एपी है, उसको हम जानते हैं। एकदम छोटा छोटा प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे, जो अभी तक हम पढ़े हैं बस उसी का जस्ट एक रिकॉलिंग है कि नहीं। सम हाइलाइट्स ऑफ एपी या प्रॉपर्टी ऑफ एपी एक ही बात है। सम हाइलाइट्स ऑफ एपी, हाइलाइट्स ऑफ एपी सीरीज, सम हाइलाइट्स ऑफ एपी सीरीज। तो एपी सीरीज के कुछ हाइलाइट्स, हाइलाइट्स मतलब क्या है कि कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखना है, जो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में बिल्कुल मदद करेगा, हेल्प करेगा, सही है। तो एकदम छोटी छोटी बातें करेंगे इसमें। जैसे पहला चीज, फर्स्ट थिंग इज दैट, फर्स्ट थिंग इज दैट, तो देखिए nth टर्म क्या था इसमें, पहला बात कि एपी सीरीज बोलते किसको है? एपी सीरीज बोलते हैं उसको है कि Tn प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू Tn प्लस ऑफ d होना चाहिए। मतलब Tn प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ Tn इक्वल टू d। मतलब कोई भी सीरीज जिसका टर्म्स ऐसे प्रोपगेट कर रहा हो। अब Tn की जगह कई बार एग्जामिनर चालाकी से an on भी लिख देते हैं, इस तरीके से भी लिखा हो सकता है an माइनस ऑफ an माइनस 1 इक्वल टू d। एक ही बात है ये दोनों रिकर्सिव रिलेशन एक ही है, एक ही तरीके का रिकर्सिव रिलेशन है। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे t से दिखाया है, a से दिखाया है। जैसे फंक्शन को हम शो करते हैं f से g से अलग अलग नोटेशन से, उसी प्रकार से सीरीज को भी शो कर सकते हैं, है कि नहीं? तो इस तरीके का अगर रिलेशन कहीं पे मिले कि लगातार टर्म्स के बीच का डिफरेंस an माइनस 1 और सारे टर्म इस चीज को अगर फॉलो कर रहे हैं तो समझ लेना वो एपी सीरीज ही है। एग्जाम में एग्जामिनर चालाक होता है, कई बार एपी नाम नहीं लेके बोल देगा देयर इज अ सीरीज व्हिच फॉलोज दिस रिलेशन।
तो जैसे ही इस रिलेशन का नाम ले चाहिए तो खट से समझ जाना कि ये एपी सीरीज की बात कर रहा है कि नहीं। और फिर उसके बाद जो है इसमें हमने टीएन जो निकाला था, टीएन क्या निकाला था सर, ए निकाला था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, nth टर्म का ही फॉर्मूला था। तो इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले तो ये हमें दिखेगा ए माइनस ऑफ डी और प्लस ऑफ क्या दिखेगा, एन डी दिखेगा। इसको अगर ए मान ले, इसको अगर बी मान ले, तो हमें ये दिखेगा क्या, दिस इज ए एन प्लस ऑफ बी के फॉर्म में दिखेगा, है कि नहीं। टी एन इज द लीनियर फंक्शन ऑफ एन, है ना। तो कंपेयर करा के यहाँ पे डी का वैल्यू निकाल सकते हो, ए का वैल्यू निकाल सकते हो। बस ये दिमाग में बिठा के आप रखिएगा, कभी भी जरूरत पड़े तो आप ड्राइव कर लीजिए, है ना। चलिए फिर उसके बाद एस एन का क्या फॉर्मूला था, व्हाट इज द एस एन, एस एन इज द सर सिग्मा ऑफ टी एन। सिग्मा ऑफ टी एन मतलब एन इक्वल टू 1 से लेके एन। इसका मतलब ये है कि किसी भी सीरीज के लिए अगर टी एन पता है तो एस एन निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो इसका जो सम आया था एस एन का फॉर्मूला क्या आया था, दिस इज एन बाई टू टाइम्स में दिस इज 2a प्लस ऑफ एन माइनस वन इंटू डी आया था। दिस इज सेम एज n by 2 एंड दिस इज a प्लस ऑफ l के इक्वल है कि नहीं, सम ऑफ फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म। इज दैट क्लियर, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो एपी के लिए ये सब सारी बातें हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने बताया था कि इसी को अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले, n से अगर मल्टीप्लाई कर ले तो Sn क्या दिखेगा, Sn हमें दिखेगा an प्लस ऑफ, ये हो जाएगा दिस इज n स्क्वायर माइनस ऑफ n इंटू दिस इज डी बाई टू होगा, है कि नहीं। तो ये हमें दिखेगा n स्क्वायर इंटू दिस इज डी बाई टू और फिर प्लस दिस इज a माइनस ऑफ क्या दिखेगा, a माइनस ऑफ डी बाई टू इंटू क्या दिखेगा, n दिखेगा। अब यहाँ पे ये दिस इज a है और ये क्या है, ये b है। तो ये दिखेगा दिस इज an स्क्वायर प्लस ऑफ bn के इक्वल दिखेगा, है कि नहीं। क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ n है विथ नो कांस्टेंट टर्म। इज दैट क्लियर। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, याद रखिए, ध्यान में रखिए। बस देखिए ये चीजें वही है, बस एनालाइज करने का तरीका क्या है थोड़ा सा बदल गया है, और कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अब यहाँ से नेक्स्ट हम देखते हैं, ये तो हाईलाइट नंबर 1। दूसरा हाईलाइट नंबर 2 कि अगर कभी भी दो तीन टर्म, जैसे इफ थ्री टर्म्स, इफ a, b, c आर इन एपी है, अगर ये एपी में है तो हम क्या बोलते हैं, देन ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म टू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस सी हो जाएगा, है कि नहीं। ये रिलेशन आया कहाँ से, कैसे आया सर, ये भी देख लेते हैं। तो ये रिलेशन आया कि अगर इस दोनों के बीच का लगातार टर्म्स का डिफरेंस इक्वल है, b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, तो 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस सी हो जाएगा। तो b इक्वल टू क्या आएगा, a प्लस सी बाई 2 आ जाएगा। इस प्रकार से ये हम देख सकते हैं। नाउ थर्ड थिंग इज दैट, तीसरी बात कि एक चीज हमने बताया था कि द सम ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट। सही है। द सम ऑफ द टर्म्स, द सम ऑफ द टर्म्स, द सम ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट from beginning and end, from beginning and end is always constant, is always constant, n is equal to sum of first and last term, sum of first and लास्ट टर्म, मतलब a प्लस ऑफ l के इक्वल आएगा। सही बात है कि नहीं। तो इस प्रकार से क्या है कि हम चीजों को देख सकते हैं और निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर, कोई इसमें समस्या और परेशानी जैसी बात नहीं है। अच्छा, इसमें अगर कोई मिडिल टर्म है, जैसे अगर बात करते हैं पेयर नहीं बन रहा है, जैसे मान लें नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, तो पेयर तो बनेगा नहीं। मतलब कहने का मतलब आप समझिए, जैसे हाँ, इसको अगर हम समझने का प्रयास करें तो क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, फिर 12 है, ये 14 है। तो सबका सम करके देखिए आप, सबका सम, जैसे इसका सम कितना आया, 16 आया। इसका सम कितना आया सर, 16 आया। इसका सम कितना आया, 16 आया, है कि नहीं। तो सारे टर्म्स का सम जो है 16 आ रहा है। और ये बीच में जो टर्म बच गया है, ये टर्म फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 है। मतलब 8 इक्वल टू आप देखो a प्लस ऑफ l बाई 2 के इक्वल है ना। जिसमें अगर मिडिल टर्म बच जाएगा तो उसमें मिडिल टर्म को आप लिखते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, है कि नहीं।
तो ये चीज एक छोटा सा नोट डाल के पॉइंट को भी आप चाहो तो लिख सकते हो, है कि नहीं, मेंशन कर सकते हो। जैसे नोट डाल के लिख सकते हो कि इफ द नंबर ऑफ टर्म्स in any AP series is odd, then its middle term is equal to a प्लस ऑफ L/2 हो जाएगा। सही है, एकदम छोटी छोटी बातें कर रहे हैं अभी, आप याद रखिए, काम का चीज। जब प्रॉब्लम आप सॉल्व करने जाओगे तो इन सब सारी चीजों का जरूरत आपको महसूस होगा। चलिए चौथा पॉइंट जो है, चौथा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स किसी भी एपी सीरीज में बोल दे इवन है ना, तो इफ द नंबर ऑफ टर्म्स, इसका दो पार्ट हम बात करेंगे। फर्स्ट पार्ट, इफ द नंबर ऑफ टर्म्स in any AP series is even, then assume total number of terms that is n is equal to 2m मान लो। तो इसका फायदा क्या है, ये 2m कैटेगराइज्ड है। कैटेगराइज कैसे है वो समझिए। तो टोटल n इक्वल टू अगर 2m है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर 2m है, तो इसका मतलब इसमें m ऑड पोजीशन के टर्म्स होंगे, m होंगे ऑड पोजीशन टर्म्स, ठीक है, ऑड पोजीशन टर्म्स। और इसमें m क्या होगा, इवन पोजीशन टर्म्स होगा, इवन पोजीशन टर्म्स होगा। सही है, इवन पोजीशन टर्म्स। जैसे कहने का मतलब यह है कि जैसे अगर मान लेते हैं ये T1 है, फिर T2 है, फिर T3 है, फिर T4 है, ऐसे करके कहाँ तक चल रहा है, T2m तक चल रहा है। तो अब इसमें अगर देखिए, इसमें ऑड पोजीशन टर्म्स है, तो ये T1 है, फिर T3 है, फिर क्या है, ये T5 है, इस प्रकार से चलते जा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको दिखेगा हर अल्टरनेट टर्म्स में एक ऑड मिलेगा, एक इवन मिलेगा, है ना। तो ये ऑड पोजीशन टर्म्स भी m होगा और इवन पोजीशन टर्म्स भी क्या होगा, m होगा, उसका संख्या m होगा। इज दैट क्लियर। और इसी में अगर बोल दे इफ द नंबर ऑफ टर्म्स इन एनी एपी सीरीज इज ऑड, है ना, तो देन एज्यूम टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n इक्वल टू 2m प्लस ऑफ 1, है कि नहीं। तो इसी में अगर नेक्स्ट पॉइंट हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट अगर इसी में डिस्कस करें, तो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड पॉइंट ये है कि इफ द नंबर ऑफ टर्म्स in any AP series is odd, then assume total number of terms इक्वल टू 2m प्लस ऑफ 1। सही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि n इक्वल टू अगर 2m प्लस ऑफ 1 मानते हैं, तो इसमें m क्या होगा, m होगा, दिस इज m इक्वल टू हो जाएगा इवन पोजीशन टर्म्स, और m प्लस ऑफ 1 होगा, दिस इज ऑड पोजीशन टर्म्स, एक थोड़ा अधिक होगा, ऑड पोजीशन टर्म्स। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं एक एपी है जिसमें T1 टर्म है, T2 टर्म है, T3 है, फिर T4 है, T5 है, T6 है और 7 टर्म्स है। 7 इज ऑड नंबर। तो इसमें कितने ऑड है, कितने इवन पोजीशन टर्म है, तो ऑड वाले ये सब है। देखिए अब ध्यान से, हाउ मेनी आर देयर, 1 2 3 4, और इवन वाले कितने हैं, 1 2 और 3 है। तो इसीलिए इवन का संख्या 1 कम होगा और ऑड वाले का संख्या 1 अधिक होगा, है ना। तो ये सब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगी, ये ध्यान रखिएगा।
क्वेश्चन जब मिलेंगे तो तब हमें वहां पे इन सब सारी बातों का यूज वहां पे हमें समझ में आएगा। सही बात है कि नहीं? तो और भी कई सारे प्रॉपर्टीज हैं, जैसे एजम्पशन ऑफ टर्म्स इन एपी सीरीज, कैसे टर्म्स हम एज्यूम करते हैं, वो सब बातें हो गई है ना। जैसे कुछ एपी सीरीज में मल्टीप्लिकेशन एडिशन वाले कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो सब और भी प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके।